हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन से पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है भारतीय संविधान के। इसमें सबसे 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे। कितने? 50 इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्यों होंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अर्थात ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में, हर एग्जाम में बार बार बनते हैं। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, नागरिकता का वर्णन किसमें है, फंडामेंटल राइट्स किसमें है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, भारत का वास्तविक प्रधान प्रमुख कौन होता है, ये सारे क्वेश्चन आप इस सेशन में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ही बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा। यदि आप इस सेशन को कंप्लीट देख लेंगे तो मैं जानता हूं कि आपके कम से कम इस सेशन में 4 से 5 नंबर, हाँ मैं सच कह रहा हूं, 4 से 5 नंबर आपके 100% क्लियर हो जाएंगे मित्र। बशर्ते सेशन को पूरा देखिए। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। और आशा मैं ये करता हूं कि इस सेशन पे आप यदि नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और सेशन आपको कैसा लगता है इसके लिए कमेंट्स, प्यारा कमेंट जरूर करिए। नहीं कर सकते तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर मित्र। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। क्या कोंकणी को जोड़ा गया था, मणिपुरी को जोड़ा गया था, कि नेपाली को जोड़ा गया था, या उपयुक्त इन सभी को जोड़ा गया था? एक बात ध्यान रखिए, इसमें कौन सा पूछा है? 71वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1992 में। के द्वारा कौन भाषाओं को, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, पहले ये बताना है, और कौन कौन सी भाषाएं थी। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो डी सही है। जो आपका 71वां संविधान संशोधन था जो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। डेट दोनों याद रखनी है। इसके द्वारा कोंकणी जोड़ी गई थी, मणिपुर जोड़ी गई थी और नेपाली जोड़ी गई थी। तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी। इसलिए इसका आंसर कौन सा है मित्र? तो बता सकते हैं डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल इस क्वेश्चन को छाप ले जाइए, आपका क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके अतिरिक्त और कुछ बातें देखेंगे। जैसे आपको बता दें कि हमारा जो मूल संविधान था में 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनों का? 14 भाषाओं का वर्णन था। अगर पूछा जाता है कि जो मूल संविधान था, जो हमारा संविधान लिख करके तैयार हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का वर्णन किया गया था। और इन 14 भाषाओं का जो वर्णन किया गया था वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मित्र, 8वीं अनुसूची में वर्णित थी। किसमें? 8वीं अनुसूची में। दोनों बात याद रखना मित्र। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में वर्णित थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और इनका वर्णन भारतीय संविधान की जो अनुसूची, शेड्यूल थी 8वीं, उसमें इनका वर्णन था। अगर वर्तमान की बात करें, किसकी मित्र? वर्तमान की बात करें तो वर्तमान समय में मेरे मित्र इसमें 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में ही वर्णन किया गया है। मतलब आपकी कितनी भाषा बढ़ाई गई है? 8 भाषाएं और जो बाद में जोड़ी गई। 8 भाषाएं और बाद में जोड़ी गई। और जब 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, इनमें 3 भाषाएं आपकी 71वीं संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, उसके तहत तीन भाषाओं को जोड़ा गया था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली है। तो कितनी हो गई? 14 और 3 कितनी होती है? 17 भाषाएं होगी। अब आपकी कितनी भाषाएं बची? तो 5 भाषाएं और बची। कितनी? 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं उन्हें और आप देख लीजिए। पहले आशा करता हूं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए मित्र, इसके लिए क्या किया गया था कि एक संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, ये 1967 हुआ था मित्र। कब हुआ था? 1967 हुआ था। इसके तहत मेरे मित्र सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो देखिए ये कब हुआ है? बता सकते हैं 1967 में। 14 भाषाएं थी
14 भाषा में एक आपकी सिंधी जुड़ गई तो कितनी हो गई? 15 हो गई। कितनी हो गई? 15 हो गई। और 3 भाषा ये वाली हो गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस तरीके से 15 और 3 कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी? 18 भाषा हो गई। अब 4 भाषाएं बची। कितनी? 4 भाषाएं बची। मैं सीरीज वाइज क्रम से बताता चल रहा हूं। 21वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1967 हुआ था, इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। और उसके बाद एक संविधान संशोधन और होता है, जो 92वां संविधान संशोधन था। कौन सा मित्र? 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था मित्र। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी मित्र? 4 भाषाएं जोड़ी गई। मेरे मित्र लिखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कौन सी थी बताइएगा? सबसे पहले कौन सी थी? बोडो, नंबर 2 डोंगरी, नंबर 3 मैथिली और नंबर 4 पे आपकी थी संथाली। ये 4 भाषा हो गई। तो 18 और 4 कितनी होती है मित्र? 22 भाषाएं। तो भारतीय संविधान में इस समय कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं वर्तमान समय में। मैंने आपको जो बाद में भाषा जोड़ी गई है उनका पूरा हिस्ट्री बताया मैंने कि 21वें पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जब संविधान लिखा गया था, और 21वें संविधान संशोधन 1967 में एक भाषा और जोड़ी गई जिसका नाम क्या था? सिंधी था। कौन सा था? सिंधी था। उसके बाद क्या होता है कि 71वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो कितनी भाषा हो गई? 18। उसके बाद 4 भाषा बची। 4 भाषाओं के लिए 92वां संविधान संशोधन कब हुआ है मित्र? 2003 में हुआ है। उसमें 4 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। अच्छा, बोडो कहां बोली जाती है? बोडो, डोंगरी कहां बोली जाती है? बताएं कमेंट सेक्शन में। आप ये बताएंगे भारत के किस राज्य में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं बोली जाती हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। उसके बाद मित्र हम आगे क्वेश्चन की ओर चलें। आगे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें फाइनेंस, वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, फिर सुन लीजिएगा। जल्दबाजी कोई जरूरत नहीं मित्र, आराम से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए, खेलते हुए पढ़िए, एंजॉय के साथ पढ़िए। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जिसमें वित्तीय आपातकाल, कौन सा मित्र? वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो वित्तीय आपातकाल है मित्र, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से मित्र? यूएसए के संविधान, बोले तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो वित्तीय आपातकाल है वो मित्र कहां से लिया गया है? तो बता सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अच्छा, इसका क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन था? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा है? क्या 352 है, क्या 356 है, क्या 360 है, या 368 है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर जानते हैं तो जरूर बताएंगे। कमेंट से आप बिल्कुल कमेंट करेंगे कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है। तो इसका मित्र जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 360 के तहत है, अर्थात अनुच्छेद 360 से। ये इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है, बता चुका हूं। अच्छा, अगर आपको अगर पूछा जाता है कि आपातकालीन उपबंध कौन से मित्र? आपातकालीन उपबंध, 1 सेकंड। आपातकालीन उपबंध अगर आपसे पूछा जाता है कि आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में किस देश से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं, तो आप बता सकते हैं जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से किससे लिए गए? जर्मनी के संविधान से लिए गए। लेकिन वित्तीय आपातकाल संबंध कहां से लिया गया मित्र? बता सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इतनी बात अब क्लियर हुई। अब देखिए, जैसे अनुच्छेद 352 दिया गया है, इसमें किस बात का वर्णन किया गया है? तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है। 356 जो आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें
राष्ट्रपति शासन, अगर राज्य में विधानसभा भंग हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को उस राज्य में क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लागू करने का आदेश देता है। तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था और सबसे अधिक किस राज्य में लगाया गया, दोनों पॉइंट आप बताएंगे, दोनों पॉइंट बताएंगे। संजीव जी, आपसे मेरा अनुरोध है इन दोनों क्वेश्चन के आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था और किस राज्य में सर्वाधिक लगाया गया है। तो इसका वर्णन मैं आपको बता चुका हूं कि आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन का। वित्तीय आपातकाल का आर्टिकल 360 है। अच्छा, 368 अनुच्छेद दिया हुआ है, इसका वर्णन क्या, इसमें मित्र दिया गया है, इसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया, किसमें, भारतीय संविधान में संशोधन, अगर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा तो 368 जो अनुच्छेद है इससे अनुमति लेनी पड़ेगी। जो 368 अनुच्छेद है ये वाला, इसके तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आशा करता हूं ये बात पॉइंट आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आगे देख, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यसभा को किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, बताइएगा। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, आप बताइएगा कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा को राज्य सूची के विषयों पर अपना, उन पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, बताइएगा। तो मित्र इसके लिए आर्टिकल 312 है, कितना, 312 है, सी सही है मित्र इसका। देखिए आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 3 सूचियां हैं, कितनी भी सूची है, 3 सूची है, कितनी सूची है, 3 सूची है। इनमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपकी संघ सूची है, कितनी, कौन सूची है, संघ सूची है। और इसमें मूल संविधान में कितने विषय थे, तो 97 विषय थे। वर्तमान समय में कितने विषय हैं मित्र, तो वर्तमान समय में अगर आपसे पूछा जाता है तो 100 विषय, जिन पर केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है, जिस पर संघ सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कानून बना सकती है। दूसरी जो मित्र सूची है वो राज्य सूची है। कौन सी, राज्य सूची है। इसमें 61 विषय थे। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो मेरे मित्र इसमें 66 विषय हैं। कितने, 66 विषय हैं, जिस पर जो राज्यसभा है वो अपना कानून बना सकती है। और जो तीसरी सूची है मित्र, इसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें वर्तमान समय में 52 विषय हैं। कितने, 52 विषय हैं मित्र। कितने विषय हैं इसमें, 52, 52 विषय हैं इसमें, विषय हैं। ये तीनों बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। जो संघ सूची है जिसमें वर्तमान समय में 100 विषय हैं, केवल केंद्र सरकार, इस पर केंद्र सरकार बना सकती है, इसमें राज्य सरकार बना सकती है। और इसमें समवर्ती सूची, इसमें दोनों बना सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया हुआ कानून मान्य होगा, न कि राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। देखिए उसके बाद आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा अथवा हृदय कहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, पांडुलिपि का फादर कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्हें जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जिसे भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा, तो आप बता सकते हैं। कौन सा, 21 था, 21 का था, 32 था या 17 था। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल सही है, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 बिल्कुल उसका राइट आंसर है। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। क्या कहा है, आत्मा कहा है, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। किसका, संवैधानिक उपचारों का वर्णन है। मतलब आपका यह है कि इसमें
जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। किसका? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया। मूल अधिकारों का वर्णन है वो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है और भाग 3 में है। भाग किस में है? थर्ड में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 है, इसमें आर्टिकल 32 के तहत है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है, क्योंकि इसमें सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट जारी करने का अधिकार है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। आर्टिकल 21 है मित्र, ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है। आपातकालीन स्थिति में आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होगा। आपातकालीन जब स्थिति पैदा हो जाती है भारत में तो आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को, किसको मित्र? शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। किसको? शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 21 के तहत 86वां संविधान संशोधन वर्ष 2002 में हुआ था। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। और आर्टिकल 17 है, इसमें छुआछूत, जिसे अस्पृश्यता कहते हैं, अस्पृश्यता का वर्णन है, मतलब छुआछूत का निषेध किया गया अनुच्छेद 17 में। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ चुकी होंगी आपकी। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, मतलब एसटी की बात की गई है मित्र, एसटी आयोग की बात की गई है, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। कौन सा है बता सकते हैं? हाँ तो देखिए मित्र, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए सही है। कौन सा? ए सही है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। देखिए, जो अनुसूचित जनजाति आयोग है उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया। 338 के ए में किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 338/ए के तहत किया गया है। इसके बाद आप अगर अनुच्छेद 338 में क्या है, तो अनुच्छेद 338 में एससी आयोग, किसका? एससी आयोग का वर्णन है। किसका? एससी आयोग का वर्णन। अच्छा, जो 100वां, इसका क्वेश्चन का आंसर ये सही है मित्र, ये सही है। लेकिन जो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 हुआ था, उसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि भारत और बांग्लादेश, कौन सा मित्र? बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण, कौन सा मित्र? भूमि हस्तांतरण का वर्णन है। किस संविधान संशोधन के तहत? 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के मध्य जो भूमि हस्तांतरण की बात की गई थी वो इसी के तहत की गई थी। और 101वां संविधान संशोधन, बहुत पूछा जाता है ये वाला मित्र, 101वां संविधान संशोधन है ये जीएसटी, किससे? जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, ये उसके लिए किया गया था। 101वां संविधान संशोधन जो वर्ष 2016 में किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है मित्र, बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, एक संविधान संशोधन हुआ था 104वां, मैं अलग से पूछता हूं 104वां किससे संबंधित है? तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था वो ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। लेकिन 101वां है वो जीएसटी से संबंधित है। अच्छा, 51वां संविधान जो 91वां संविधान संशोधन 2003 है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब मित्र आपको बताता हूं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, इसका मतलब मित्र ये था कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा हुई या विधानसभा हुई, राज्यों की विधानसभा, इसके तहत यह वर्णन किया गया है कि इसकी कुल संख्या का
चाहे विधानसभा हुई राज्यसभा, मतलब विधान लोकसभा हुई, इसकी कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्रिपरिषद में व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। मंत्रि परिषद में सदस्य अधिक नहीं होंगे, अधिक नहीं होंगे, इस बात को याद रखना। अगर किसी विधानसभा में मान के चलो 100 सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद में कितने सम्मिलित होंगे? केवल 15 सदस्य। इस बात का वर्णन 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपका 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध दल बदल से है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसका संबंध दल बदल से है? किससे? दल बदल से है। तो इसके लिए मित्र 10वीं अनुसूची है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें दल बदल, कौन सा? दल बदल कानून बनाया गया था। क्या बनाया गया था? दल बदल कानून बनाया गया था। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में। अच्छा, ये पूछने कब किया गया था? तो 1985 में किया गया था। ये 52वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो 1985 में किया गया था। इसमें दल बदल कानून बनाया गया था। इसका वर्णन, और इसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आशा कर, अगर समझ में आ रहा हो तो आशा करता हूं, प्लीज गुजारिश मेरी है कि इस सेशन को सबसे पहले लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही शानदार वीडियो सेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेंगे तो मैं जानता हूं कि ऐसे शानदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसका आगे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आगे देखिएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्यपाल के अध्यादेश की शक्तियों का उल्लेखन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? जो राज्यपाल होता है उसकी अध्यादेश की शक्ति, किसकी मित्र? अध्यादेश की शक्ति का उल्लेखन किस आर्टिकल के तहत है? किस आर्टिकल के तहत है? तो इसके लिए क्या 123 है, क्या 213 है, क्या 124 है, क्या 214 है? तो इसके लिए इसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 213 है। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन है ये, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। जो राज्यपाल होता है मित्र उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपके आर्टिकल 213 के तहत है। अगर राष्ट्रपति की पूछी जाती है अध्यादेश की शक्ति तो राष्ट्रपति की आर्टिकल 123 के तहत है। किसका? 123 के तहत है। ये जो राष्ट्रपति होता है वो अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 के तहत करता है, लेकिन जो राज्यपाल होता है वो 213 के तहत करता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है मित्र। कौन सा? बी सही है। आगे चलते हैं मित्र। आगे दिया हुआ है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां लिखित हैं। जो राष्ट्रपति है उसके क्षमादान की शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत वर्णित हैं? बताइएगा। 8वां क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए क्या आर्टिकल 14 है, क्या 18 है, क्या 61 है, या आर्टिकल 72 है? तो आर्टिकल 72 के तहत मित्र, आर्टिकल 72 के तहत किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 72 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग, किस पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग का वर्णन है मित्र। आर्टिकल 61 के तहत अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, किसका मित्र? उपाधियों का अंत किसमें है? आर्टिकल 18 में। अच्छा, 18 अनुच्छेद 14 में क्या है बताइएगा? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 72 के तहत है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे मित्र। आगे देखिए मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलिटी का ये
एमसीक्यू 50 में एमसीक्यू है, बहुत ही शानदार आपके लिए होंगे, बिल्कुल एक झिंगा लाला की तरह से आप बिल्कुल कमर कस लें। क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, बहुत महत्वपूर्ण, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से को कब लागू किया गया था, ऑप्शन दिए हुए हैं 26 नवंबर को 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 अप्रैल 1993 को, 22 जुलाई 1950 को। इसका मित्र जो राइट आंसर है वो 24 अप्रैल 1992 को है। कब मित्र? 24 अप्रैल 1992 को है। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है मित्र? सी सही है। इसके लिए हमको क्या करना है? सबसे पहले जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, इसके तहत ये मोस्टली पंचायती राज से संबंधित है। किससे मित्र? पंचायती राज से, राज व्यवस्था से। इसके तहत जो पंचायती राज व्यवस्था थी मित्र, इस संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई थी, इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 73वें संविधान संशोधन जो हुआ था मोस्टली ग्राम पंचायत से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। और इसके तहत 29 विषय हैं। कितने विषय मित्र? 29 विषयों का वर्णन किया गया था। कितने विषयों का? 29 विषयों का वर्णन किया गया था ग्राम पंचायत में। अगर शहरी पंचायत की बात आ जाए तो उसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। डैश कर देता हूं मैं, जो कब किया गया था? 1992 में किया गया था। इसमें कितने विषय का? जो आपके शहरी पंचायत संबंधित है। किससे मित्र? शहरी पंचायत से, शहरी पंचायत से संबंधित है। और इसमें 18 विषयों का वर्णन किया गया है। किसका? 18 विषयों का वर्णन किया गया है। कितने विषयों का? 18 विषयों का वर्णन किया गया। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ चुकी है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश में पूर्णतः संविधान लागू हो गया था। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था बता सकते हैं? हमारा जो संविधान था वो आंशिक रूप से लागू हो गया था। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन में कहा गया है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ही व्यक्ति को 2, क्या मित्र? 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया सकता है। इसका वर्णन किस संविधान संशोधन में कहा गया है? इस बात को बताइए। के लिए मित्र 7वां संविधान संशोधन है। कौन सा मित्र? 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। कब मित्र? 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था। इसका डी बिल्कुल राइट आंसर है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया मेरे मित्र कि देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखिए। 10वां क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस सेशन में आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं और असंख्य बार परीक्षा में पूछे गए हैं। उन्हीं को सेलेक्ट हुआ और भविष्य में आने की पूरी संभावना है। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए क्वेश्चन ये था, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकता है। इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया था, 1956 में किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। अच्छा, उसके बाद देखिए मैंने जस्ट आपको बताया जो 73वां संविधान संशोधन है। कौन सा मित्र? 73वां संविधान संशोधन है ये वाला। इसके लिए मैंने जस्ट आपको बताया था कि ग्राम पंचायत संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत में मैंने 29 विषय बताए थे। कितने विषय बताए थे? 29 विषय बताए थे। और इसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था ग्राम पंचायतों को। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। दर्जा दिया गया था। अच्छा, भारत में सबसे पहले किस स्थान पर ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था? तो राजस्थान का नागौर है। उसके बाद मित्र जो 74वां संविधान संशोधन है मित्र, इसके तहत शहरी पंचायत का वर्णन है।
शहरी पंचायत नगर पालिका बोलते हैं, इसमें 18 विषय बताए थे मैंने आपको। लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन है मित्र, इसके तहत ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो संविधान संशोधन हुआ था। इसके तहत जो शिक्षा का अधिकार है, कौन सा मित्र, शिक्षा का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 21 क में रखा गया, इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। किसका, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। किसका मित्र, मौलिक अधिकार का दर्जा इसे दिया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। आशा करता हूं, लेकिन एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत यह व्यवस्था की गई थी। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आगे चले मित्र, आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे मित्र, कौन थे, अध्यक्ष वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, अम्बेडकर जी थे, जिन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। तो इसके में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अनुसार जो B.N. राव थे, कौन थे, B.N. राव थे, वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ये प्रारूप समिति के जो समिति थी, पांडुलिपि समिति इसे बोला जाता है, इसके सदस्य ये नहीं थे B.N. राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे। ये कौन थे मित्र, संवैधानिक सलाहकार थे। सलाहकार थे, क्या थे, B.N. राव कौन थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। एक बात आपको बता दें, जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उनके समकक्ष पढ़े लिखे लगभग B.N. राव थे, जो इनके सामने खड़े होकर बात कर सकते थे, जो उनकी बातों का जवाब, उन पर तर्क और वितर्क कर सकते थे। अदरवाइज इन्हें जितना पढ़ा लिखा विद्वान उस समय संविधान सभा में कोई नहीं था, जितना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पढ़े लिखे थे। क्योंकि जो भी थे वो B.N. राव थे, जो संवैधानिक सलाहकार थे। वो इनके बराबर में तो नहीं, लेकिन इनके समकक्ष थे। ये भी इतने विद्वान थे जो B.N. राव थे। इस क्वेश्चन का आंसर मित्र कौन सा है, तो बता सकते हैं सी सही है। कौन सा, सी सही है। अच्छा, आपको ये बताना है, संविधान सभा में 7 सदस्य थे, इसमें एक अध्यक्ष हो गए। 6 का नाम बताइए। 6 में 2 में बता देता हूं, K.M. मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह, 2 तो ये हो गए, और तीसरे अम्बेडकर साहब हो गए। और आपको 4 बताने, 4 कौन कौन से थे। आगे चलते हैं मित्र। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कब दी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज था, उसे कब स्वीकृत दी गई थी। तो बता सकते हैं 24 जनवरी को। कब मित्र, 24 जनवरी 1950 को। कब मित्र, 24 जनवरी 1950 को इसकी स्वीकृति दी गई थी। और इसी दिन हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, कौन सा मित्र, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान, क्या क्या चाहिए मित्र, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को मान्यता कब दी गई थी। तो बता सकते हैं 24 जनवरी 1950 को। कब मित्र, 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को 1950 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो लागू किया गया था आंशिक रूप से। और 22 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 22 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था मित्र। आगे चलिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है। तो इसमें जो सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है वो किसको, राष्ट्रपति को है कि सर्वोच्च न्यायालय को, कि राज्यसभा को या लोकसभा को है। तो जो सर्वाधिक शक्ति प्राप्त है मित्र, वो लोकसभा को प्राप्त है। किसको मित्र, लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जो स्पीकर होता है वो ही डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसके लिए जो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये शक्ति किसको प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त है मित्र।
किसको? लोकसभा को प्राप्त है। और धन विधेयक का वर्णन है वो अनुच्छेद 110 के तहत वर्णित है। कितना? 110 के तहत वर्णित है मित्र। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका मित्र जो राइट आंसर है वो बी सही है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो दिल्ली है, उसके मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? जो भारतीय इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर होते हैं मित्र, उनके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक या उससे पहले, मतलब उनका कार्यकाल टोटल 6 वर्ष का होता है और अगर 65 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल पर रह सकते हैं, 65 वर्ष से पहले तक मित्र। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे दिया हुआ है कि एक ही व्यक्ति है 2 से अधिक, ये बता दिया मैंने। क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय नागरिकता से संबंधित है? भारतीय नागरिकता से संबंधित है तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 15 से लेकर के 11 तक इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। और नागरिकता आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और इसका वर्णन कहां पर किया गया है? तो बता सकते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 भाग। भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं उसमें भाग दूसरे भाग में, किस भाग में मित्र? सेकंड भाग में इसका वर्णन है। कौन से? सेकंड भाग में इसका वर्णन किया गया है। आशा करता हूं ये बात आपकी समझ में आ चुकी होंगी। और भारत में अपना जो देश है उसमें इकहरी नागरिकता का वर्णन है। इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का वर्णन किया गया है। किसका? सिंगल सिटीजनशिप का वर्णन है मित्र। आगे देखिए, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो धन विधेयक है। धन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और जो धन विधेयक है मित्र उसका वर्णन भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 110 के तहत किया गया। किसका? 110 के तहत किया गया। अच्छा, एक बात आपको बताएं मित्र, जो जैसे हम बैठ शब्द प्रयोग करते हैं, भारतीय संविधान में बैठ शब्द का उल्लेखन नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन किया गया है। किसका मित्र? वार्षिक वित्तीय जो अनुच्छेद 112 के तहत है। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। बजट का प्रयोग नहीं है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है, बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। यदि बजट जो शब्द है मित्र, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहां से? फ्रांस के संविधान से लिया गया। बजट शब्द है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में बजट शब्द का वर्णन न होकर के वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, जो अनुच्छेद 112 के तहत है। आशा करता हूं बात समझ में आ चुकी होगी। लेकिन जो धन विधेयक है मित्र, इसका वर्णन आर्टिकल 110 के तहत है। कितना? 110 के तहत है। संविधान संशोधन विधेयक, जो संविधान संशोधन मित्र जो प्रक्रिया है उसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 368 के तहत है। कितना? 368 के तहत है। और यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। आशा करता हूं बात समझ में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी से महान्यायवादी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल कहते हैं इसे। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता है राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इनका, बी बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। आगे चलें, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 15वां क्वेश्चन है। बता चुका हूं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बता दिया है। निम्नलिखित में से किस समिति का, हाँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मित्र, निम्नलिखित में से किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? ट्विन सिस्टर कहा जाता है। क्या लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, लोक लेखा समिति है, विभागीय समिति है, परामर्शदात्री समिति है? बताइएगा, अगर आप जानते हैं तो बताइए कि प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 19 है मित्र ये। तो मित्र जो लेख लोका समिति है,
कितनी? लोक लेखा समिति है, इसे प्राक्कलन समिति की ट्विन सिस्टर, जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें मित्र टोटल कितने मेंबर होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में अगर आप देखेंगे तो 15 आपके लोकसभा से होते हैं। किससे? लोकसभा से होते हैं। जब पूछे जाते हैं मित्र, ध्यान दीजिए, जो लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। इसमें 15 जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, और शेष कितने बचे? 7 मेंबर, 7 सदस्य। कितने मित्र? 7 सदस्य ये राज्यसभा से होते हैं। कितने? राज्यसभा से होते हैं। और इसके बाद जो प्राक्कलन समिति है, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। मित्र कुछ एडवांस पढ़ के चलिए तभी सिलेक्शन होगा। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, कुछ एडवांस पढ़ेंगे तभी कुछ सिलेक्शन हो पाएगा। आप उसी रास्ते पे चलेंगे जो अन्य शेष लोग चल रहे हैं, तो सिलेक्शन होने के न के बराबर चांस होंगे। कुछ एडवांस चलेंगे तभी सिलेक्शन आप ले पाएंगे, तभी आप वर्दी पहन पाएंगे, तभी आपके अपने परिवार का जो नाम रोशन कर पाएंगे, तभी आप अपने घर का, परिवार का, गांव का, जिले का नाम रोशन कर पाएंगे। कुछ एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 सदस्य टोटल लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के नहीं होते हैं। गलती मत कर दीजिएगा, गलती मत करिए। इसमें जो प्राक्कलन समिति है, इसमें जो 30 मेंबर होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, इसमें राज्यसभा के नहीं होते हैं। किसके होते हैं? लोकसभा के। और लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। लेकिन जो लोक लेखा समिति है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोग आपके लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए तो आप आज के बाद बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता, ये बता दिया क्वेश्चन मैंने आपको। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? बताइए मित्र, आपने पढ़ाई किया, अध्ययन किया है, तो बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो राज्य है, जिसकी राजधानी कौन सी है मित्र? गंगटोक, गंगटोक, और भारत का वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। और इसके बाद बताएंगे आप, ये कंचनजंगा चोटी है, कौन सी? कंचनजंगा चोटी है, वो आपके सिक्किम राज्य में ही है। कहां पर? सिक्किम राज्य में ही है। अब बताइए आप कि अच्छा, यहां पर जो यहां के जो मुख्यमंत्री थे इससे पहले, वो उनका नाम पवन चावलिंग था। क्या था? पवन चावलिंग। यह एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 25 वर्ष तक था। कितना? 25 वर्ष तक था, जो आज तक के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक है पवन चावलिंग का। जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा मित्र? 36वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन हुआ था मित्र। इसके द्वारा, जो कब हुआ था? 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन जो 35वां संविधान संशोधन था, इसके तहत सिक्किम राज्य को आंशिक रूप से, किससे? आंशिक रूप से दर्जा दिया गया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन 36वां संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि पंचायती राज से, किससे? पंचायती जो राज्य व्यवस्था है उसे पूर्णतः संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? पूर्णतः संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। उसके बाद दिया हुआ है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके तहत मित्र यह व्यवस्था की गई थी कि जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। किसको? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी
क्षेत्र घोषित किया गया था? मतलब एनसीआर घोषित किया गया था, एनसीआर घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो बताइए उत्तर प्रदेश के कितने जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं और कितने जिले प्रस्तावित हैं? अगर नहीं जानते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो मैंने आपको सेशन बनाया हुआ है, उसे जाकर जरूर आप देख लीजिएगा अगर नहीं जानते तो जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, मतलब एनसीआर घोषित किया गया था। आशा करता हूं ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी सही है, 36वां संविधान संशोधन 1975। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। जो भारतीय संविधान है मित्र, उसमें मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग के तहत है? तो आप अच्छी तरह जानते हैं 22 भाग हैं टोटल। कितने? 22 भाग हैं। इसमें जो तीसरा भाग है, कौन सा? भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। और इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। किसकी? मैग्ना कार्टा। भाग 3 को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में अगर भारतीय जो मूल अधिकारों की बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इनका वर्णन किया गया है। बताइए भाग किसकी समझ में आ जाइए। भाग 2 में नागरिकता संबंधित है, भाग 2 है वो नागरिकता संबंधित है। भाग 4 है वो डीपीएसपी है, किससे? डीपीएसपी संबंधित है। और भाग 4 का है, उसमें किसका वर्णन किया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। किसका? मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो रूस के संविधान से लिए गए थे, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। आशा करता हूं ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे चलें। भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो भारत का वास्तविक प्रमुख मित्र प्रधानमंत्री होता है, सभी लोग जानते हैं। नाम मात्र का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। आगे देखिएगा, भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हंसने वाली बात नहीं है मित्र, ये क्वेश्चन आएगा। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? क्या 19A की वन के तहत किया गया है, क के तहत, 19 ख के तहत, 19 ग के तहत, या 19 घ के तहत किया गया है? बताइए अगर जानते हैं। भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का वर्णन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया गया तो बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है, अनुच्छेद 19A क के तहत किया गया है। 19 किसके तहत किया गया? 19 क के तहत किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किसमें? अनुच्छेद 19 क में है। अच्छा, 19 ख में किस बात का वर्णन है? 19 ख में बताइए। तो इसमें बता सकते हैं आप कि बिना हथियार के संघ बनाने की स्वतंत्रता का वर्णन किया। ग में संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। किसमें? संघ बनाने की स्वतंत्रता है ग में। घ में भारत में आप कहीं भी आवागमन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? आवागमन, संपूर्ण भारत में, लेकिन कुछ जगहों छोड़ करके भारत की जो सीक्रेट जगह वहां पर नहीं जा सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मित्र? ए सही है। आगे चले मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में किसे संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो वही थे केवल एक व्यक्ति, बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव थे। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बी सही है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना था। क्या बना था? प्रस्तावना बना था। ये कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और ये कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान का पिता कहा जाता है इन्हें,
क्या कहा जाता है? संविधान का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है वो आर्टिकल 123 के तहत की गई है। किसके तहत? आर्टिकल 123 के तहत की गई है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? तो ये क्वेश्चन मित्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो प्रस्तावना है इसे प्रियम्बल कहते हैं, इसमें केवल एक बार अब तक संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। और जब संशोधन किया गया था तो उस समय इसमें 3 शब्द जोड़ी गई थी। कितने शब्द जोड़े गए थे? शब्द आपके 3 जोड़े गए थे। कितने? 3 शब्द जोड़े गए थे। सबसे पहले समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष, तीसरा जोड़ा गया था अखंडता। कौन सा? अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे और इसमें केवल एक बार प्रावधान संशोधन किया गया प्रस्तावना में। और ये कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान की संज्ञा दी गई, जैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लघु संविधान की से संज्ञा दी गई है। इसी के तहत मित्र एक बात बताएं आपको, इसी के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और किस भाग में? तो बता सकते हैं, भाग 4 के क में। भाग 4 के क में अनुच्छेद बात की जाए तो अनुच्छेद 51 क या ए। और एक किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे मूल कर्तव्य? तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन आप जानते ही हैं 1978 में हुआ था ये। और इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार था, जो मूल अधिकार में इसका वर्णन किया गया था 7 फंडामेंटल राइट्स से, इसमें अब 6 रह गए। जो 7वां मूल अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसे हटा करके अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। और यह प्रावधान किसके तहत किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया था। अब वो एक कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार के तहत इसका वर्णन है मित्र अनुच्छेद 300A में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? 300A में इसका वर्णन कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। कैसा? कानूनी अधिकार बन गया है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे चले मित्र, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है मित्र राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे चलें, आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्र। जो अपने देश में संविधान संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। किसके? 368 के तहत किया जाता है। यह प्रक्रिया जो ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जिसकी राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। और अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल का यह देश है मित्र। तो दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश में जो लिया गया है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत है। अमेरिका के संविधान से आपकी भारत की न्यायपालिका ली गई है। क्या ली गई है? भारत की न्यायपालिका, वो भी स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद मूल अधिकार लिए गए, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राज्यपाल का पद लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से बता चुका हूं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जर्मनी के संविधान से, जिसे बीमर का संविधान कहते हैं, यहां से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। आपातकालीन उपबंध लिए गए। क्या लिया गया है? आपातकालीन उपबंध लिया गया है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है।
आगे चले मित्र, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर नियुक्त करता है? तो सीधी सी बात है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, इंडिया का जो सीजीआई होता है, उसकी परामर्श पर ही जो जितने भी हाई कोर्ट है उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उसी के परामर्श पर की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है मित्र। कौन सा? सी सही है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चले मित्र, हां, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद, वही क्वेश्चन आ गया। ये बताइए, धन विधेयक है उसका वर्णन किस आर्टिकल के तहत है? क्या 110 या 108, 112 या 117? तो देखिए मित्र, जो धन विधेयक है इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत है। किसके तहत है? 110 के तहत है। इसका जो राइट आंसर है वो ए सही है मित्र, ये सही है। अच्छा, 108 में क्या है? 108 में मित्र, अनुच्छेद 108 में वर्णन किया गया है वो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का, किसका? संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया। किसका मित्र? संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। राज्यसभा और लोकसभा, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों बात याद रखेंगे। आर्टिकल जो 112 है इसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है, मतलब बोले तो बजट। हालांकि बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। वो आपके अनुच्छेद 112 के तहत है। और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, किसका मित्र? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक का वर्णन है आर्टिकल 117 मित्र। बताइए किस महापुरुष, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी के समझ में नहीं आ रहा है, बताइएगा। आगे चले, भारतीय संविधान का वही क्वेश्चन आ गया आपका, भारतीय संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 3 इसका सही है, सी सही है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का वर्णन है, बजट शब्द का वर्णन नहीं है। किसका? बजट शब्द का वर्णन नहीं है, इसका वर्णन नहीं है। यह शब्द फ्रांस से लिया गया है। कहां से? फ्रांस से लिया गया है मित्र। 110 मैंने बताया था धन विधेयक है। किससे? धन विधेयक है। 108 में संयुक्त बैठक है लोकसभा और राज्यसभा की, जो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? तो बता सकते हैं कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 112 बता ही दिया मैंने। 117 मैंने वित्त विधेयक है, इसमें वित्त विधेयक का वर्णन है। आशा करता हूं ये बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को देता है। इसका सी ऑप्शन सही है। आगे देखिएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक पद का दर्जा दिया गया है? तो बताइए, जो आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 के तहत भारत का सीजीआई है। कौन? सीएजी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है भारतीय संविधान के 148 के तहत इसका वर्णन किया गया है। आगे देखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। यह भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे बच्चों। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो बता सकते हैं कि पहले प्रोटेम स्पीकर आपके जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर थे। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही हो। और लोकसभा अध्यक्ष भी थे और प्रोटेम स्पीकर भी थे। प्रोटेम स्पीकर भी थे, पहले प्रोटेम स्पीकर भी थी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या राष्ट्रपति की होती है, प्रधानमंत्री की होती है, लोकसभा की होती है, राज्यसभा की होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइएगा। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके मित्र? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखिएगा, सहकारिता आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है? जो सहकारिता एक आयोग गठित किया गया था उसका संबंध, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र। जो सहकारिता आयोग है इसका संबंध किससे है? इसकी सिफारिश का संबंध किससे था? तो इसकी सिफारिश का संबंध मित्र केंद्र और राज्यों के परस्पर संबंधों से था। किसका मित्र? केंद्र और राज्यों के जो संबंध होते हैं उससे संबंध सहकारिता आयोग का गठन किया गया था, इसने अपनी सिफारिश दी थी। आगे देखिएगा,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का वर्णन किया गया है? तो बता चुका हूं 360 के तहत किया गया है। ये मेरा सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और सेशन पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं इस सेशन पर, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जीएस को ऑल विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं, निःशुल्क पढ़ाता हूं। अरे तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए सेशन फिर आपसे मुलाकात होगी।